Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video inshallah we'll be discussing the Maths 4024 syllabus. ये वीडियो जो है ना मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा हूँ जब से मैथ्स का सिलेबस चेंज हुआ है ना। तो उस वक्त से मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है कि सर एक बार जो है ना वो सारे टॉपिक्स हमें बता दें, क्योंकि आपके चैनल पे जो टॉपिक्स हैं वो पुराने सिलेबस के हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा नया सिलेबस हमारे साथ डिस्कस कर लें। तो ये वीडियो जो है ना काफ़ी अरसे से मैं प्लान कर रहा था कि यार ये इस तरह की जो है ना एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें सारा सिलेबस जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं बैठ के सारे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो है आ जाएगी तुम लोग के पास एज सून एज पॉसिबल। मैं इंशाल्लाह बना रहा हूँ, इसको अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ्स में जो टॉपिक्स हैं कौन सा टॉपिक हट गया है, कौन सा टॉपिक आ गया है, कौन से सब टॉपिक्स हट गए हैं, कौन से सब टॉपिक्स आ गए हैं, कौन सा जो टॉपिक है वो P1 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, P2 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रेड 9 वालों के भी आए। ग्रेड 9 वाले भी ये पूछते हैं कि सर P1 और P2 जो P2 के टॉपिक्स हैं वो हमें बता दें। तो ये वीडियो उनके लिए भी इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स में P1 और P2 के टॉपिक्स अलग-अलग नहीं होते हैं। एक ही टॉपिक्स हैं, वो P1 में भी आते हैं, P2 में भी आते हैं। बस जो चीज़ें विदाउट कैलकुलेटर हो जाती हैं वो P1 में आ जाती हैं, और जो चीज़ें विदाउट कैलकुलेटर नहीं होती वो P2 में चले जाती हैं। तो ये थोड़ा-सा ग्रेड 9 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी वीडियो, उनको भी अपने टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा कि उनको ग्रेड 11 तक कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ग्रेड 10 वालों को भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा-सा उनका पुराना जो सिलेबस है वो रिफ्रेश हो जाएगा, उनको भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि उनका भी मिड ऑफ ईयर एग्ज़ाम है। तो उनको भी जो है वो ग्रेड 9 के टॉपिक्स हमने दिए हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि कौन-सा टॉपिक P1 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और कौन-सा P2। और ग्रेड 11 वालों को तो हमने इस तरह जो उनका मिड ऑफ ईयर एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस दिया है वो इस तरह दिया है कि उनके सिलेबस में हमने लिखा है ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 आर इंक्लूडेड। तो उनको कन्फ्यूजन यही थी कि सर ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के सारे टॉपिक्स हमें एक बार जो है वो आप बता दें, तो हम अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो अच्छी तरीके से कर लेंगे। ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक जो है वो मिस हो जाए जो हमने पढ़ा ना हो। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह वो सारी क्वेरीज जो है ना उसको एड्रेस करते हैं। आई होप ये वीडियो तुम सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब उन टॉपिक्स को जो है ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो P1 के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी P2। तो पहला टॉपिक हमारे पास जो है ना, अच्छा मैंने जो हेडिंग लिखी है वो ये लिखी है कि मैथ्स 4024 ग्रेड 11 मिड ऑफ ईयर सिलेबस। अच्छा, जो मेरा प्लान था वो यही था कि ग्रेड 11 की जो क्वेरीज थी ना उन्हीं को एड्रेस करूं, उन्हीं का मिड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है ना उसको डिस्कस कर लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक काम ये करना है कि वो वाली वीडियो तो बनानी है सिलेबस चेंज वाली। तो मैंने टॉपिक जो है वो हेडिंग मैंने ये लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में ना मल्टीपल चीजें डिस्कस हो जाएंगी। पहले पूरा मैथ्स का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं जो है वो ग्रेड 11 वालों से भी बात कर लूंगा कि ग्रेड 11 के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। तो पहले जो है ना वो मैथ्स 4024 का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो नंबर्स है, ठीक है। नंबर्स का टॉपिक जो है ना वो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने उसके आगे P1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब नंबर्स के टॉपिक में आती क्या-क्या चीज़ें हैं। नंबर्स का जो टॉपिक है ना बेसिकली उसमें वो आपका बेसिक मैथ्स जो है ना वो असेस करता है एग्जामिनर, ठीक है। वो देखना चाहता है कि आपके मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे हैं। आप विदाउट कैलकुलेटर इनको कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसीलिए ये P1 में आता है। अगर ये क्वेश्चंस जो नंबर्स के हैं वो P2 में दे देना, तो बच्चा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता है और डायरेक्ट आंसर लिख लेता है, वर्किंग करता ही नहीं है। तो वो जो एग्जामिनर को चेक करना होता है ना, जो उसकी असेसमेंट होती है वो नहीं हो पाती, तो इसीलिए ये पेपर 1 में आता है, ठीक है। अच्छा, अब नंबर्स में तुम्हें करना क्या-क्या है। नंबर्स में जो है वो डेसिमल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तुम्हें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तुम्हें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। बॉड मास का रूल तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि बॉड मास का रूल इंटीजर्स में भी पूछता है, वो डेसिमल्स में भी पूछ रहा है आजकल और वो फ्रैक्शंस में भी पूछ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो आपके पास आपको रेशियोज समझ में आने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको आने चाहिए, राउंडिंग ऑफ हो गई, एस्टिमेशन हो गई, ये सारी चीजें नंबर्स में आती हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एलसीएम निकालना, एचसीएफ उसमें मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। और जो एक चीज इसने इंक्लूड की है ना नंबर्स में, वो ये है कि रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन की जो कन्वर्जन है ना वो इन्होंने ऐड की है, वो इससे पहले नहीं थी। तो रिकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं उनको किस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, ये भी नंबर्स का पार्ट है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक भी तुम्हें जो है ना वो अच्छी तरीके से समझना है। तो नंबर्स के लिए मैंने आपको क्या बोला, ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वेटेज जो है ना, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 1 2 2 मार्क्स के होते हैं।
तो इसमें तुम करोगे क्या, इसमें तुम डेसिमल्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे, फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे, रेशियोज करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स करोगे, एस्टिमेशन करोगे, राउंडिंग ऑफ करोगे, एलसीएम एचसीएफ करोगे, और तुम जो है वो इसमें रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन की कन्वर्जन करोगे। और ये टॉपिक जो है ना वो P1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। P2 में ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि अगर P2 में पूछा जाएगा तो बच्चा कैलकुलेटर यूज कर लेगा, और फिर जो इसका मकसद है ना, इसका क्वेश्चन पूछने का जो असेसमेंट है वो नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास ये है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में आपके पास एक्सपेंशन है, ठीक है, फैक्टराइजेशन है, और एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन जो है वो आपके पास लीनियर की भी है, क्वाड्रेटिक की भी है, और क्यूबिक की भी है। ठीक है, तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना भी आपके सिलेबस में जो है वो अब ऐड हो गया है। तो आपको अच्छी तरीके से सिंप्लीफिकेशन, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन करनी है, लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट मेकिंग जो होती है, सब्जेक्ट कैसे चेंज करना है वो आपको करना है अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके सिंगल डिनोमिनेटर बनाना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को, वो आपको अच्छी तरीके से करना है। ये सारी चीजें अलजेब्रा में आती हैं। अलजेब्रा P1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समटाइम्स जो है ना P2 में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो P1 P2 दोनों में जो है ना वो अलजेब्रा का टॉपिक आता है। क्या करना है तुम्हें, तुम्हें जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक्सपेंशन करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, लीनियर की भी, क्वाड्रेटिक की भी, क्यूबिक की भी, और तुम्हें जो सब्जेक्ट चेंज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, चेंज द सब्जेक्ट, वो वाले करने हैं तुम्हें। और आपको जो है वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, उनको डिवाइड करना, किस तरह अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं, सिंगल डिनोमिनेटर कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके अलजेब्रा का पार्ट है। P1 P2 दोनों में जो है ना ये पूछ लिया जाता है। तीसरा टॉपिक जो है ना उसको मैंने लिखा है सोल्यूशन टू इक्वेशंस। अब सोल्यूशन टू इक्वेशंस में आपके पास लीनियर और क्वाड्रेटिक है। ठीक है, लीनियर में जब मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन टू इक्वेशंस, तो लीनियर का मतलब ये है कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन 4 नंबर की आ जाती है पेपर 1 में। ठीक है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब वही सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो मेजॉरिटी पार्ट है ना इसमें, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना चीजें हैं इस टॉपिक में। अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूं तो ये दोनों में पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है ना ये P1 में भी आएगा, और ये टॉपिक जो है ना वो P2 में भी आएगा। वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक हो गई ना, जैसे जैसे अगर क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वो P2 में आती है, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का क्वेश्चन जो है ना वो P2 में आता है, वो बगैर कैलकुलेटर के नहीं होता, क्योंकि आपसे स्क्वायर रूट जो है वो जो है वो आपको याद नहीं होता, आप कैलकुलेटर से ही निकालते हो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो काम है वो P2 में आता है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। और बाकी जो चीजें हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, फैक्टराइजेशन हो गई, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई, ये सारी चीजें जो है ना वो पेपर 1 में आपसे पूछी जाती है, और ये पेपर 1 में लाजमी आती हैं। इनकी वेटेज होती है 4 4 मार्क्स की, आपसे पूछ लेते हैं। तो सोल्यूशन टू इक्वेशंस में तुम्हें जो है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। ठीक है, क्यूबिक की फैक्टराइजेशन आपके पास है। ठीक है, क्यूबिक की फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन आपको अच्छी तरीके से करनी है। अगर वो क्यूबिक की फैक्टराइजेशन या उसमें फैक्टराइजेशन में अगर आपको इक्वल टू जीरो कर देता है, तो फिर आपको जो है ना उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। उस तरह के क्वेश्चंस भी देख लेना कि उसने आपको क्यूबिक को जो है ना फैक्टराइज करवा के फिर उसने आखिर में इक्वल टू जीरो भी करवा दिया, तो फिर आप बारी बारी तीनों ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो करके एक्स की तीन वैल्यूज निकाल सकते हो। अब सॉल्यूशन टू इक्वेशंस के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास ग्रेडियंट है, मिड पॉइंट है, डिस्टेंस फार्मूला है। उसके बाद आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन में पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशंस हैं। और उसके बाद आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जो साइमल्टेनियसली हम इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना वो भी P1 और P2 दोनों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये P1 में भी आता है और P2 में भी आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज जो है इसमें आपको सॉल्विंग भी करनी है। ठीक है, और इसमें आपको ग्राफिंग भी करनी है, मतलब इनइक्वालिटी सॉल्व करके नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, और फिर इनइक्वालिटी के ग्राफ्स कैसे सॉल्व करने हैं, ग्राफ बना के उसकी शेडिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीजें भी इनइक्वालिटीज में है। ठीक है, और इनइक्वालिटी जो है ना वो पेपर 1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। P2 में ये बहुत कम पूछा जाता है। तो आप जो है ना P1 के लिए इनइक्वालिटी अगर अच्छी तरीके से कर लोगे तो P2 की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनइक्वालिटीज के बाद जो है वो इंडाइसेस है, सर्ड्स और स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इंडाइसेस, सर्ड्स और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना ये वाला टॉपिक P1 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है।
तो अगर ये इसने P2 में दिया ना तो बच्चा कैलकुलेटर यूज कर लेता है, तो फिर जो है ना सॉल्विंग के जो मार्क्स होते हैं ना वो रह जाते हैं, तो इसलिए ये P2 में नहीं देता। इंडाइसिस के रूल्स हैं सारे, ठीक है, इंडाइसिस के रूल्स जो है वो आपको आने चाहिए। इंडाइसिस के कुछ क्वेश्चंस जो है ना मतलब जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस है वो P2 में आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन वैसे इंडाइसिस जो है ना वो P1 के हिसाब से। सर्च जो है वो उसने नया ऐड किया है, ठीक है, सर्च जो है वो P1 में आता है। सर्च में आपको सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करनी होती है सर्च की, और जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट है सर्च का वो आपको करना होता है, ये P1 में आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपके पास P1 में ही आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है जिसमें आपको स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी कन्वर्जन करनी आनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो है डिवीजन करनी आनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स में नंबर्स की, और इनके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं कभी कभार। तो ये टॉपिक जो है ना वो P1 में ही आता है। P1 में बहुत इंपॉर्टेंट है। P2 में समटाइम्स इंडाइसिस के मैंने जैसा बताया कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो है ना वो P1 में ही आता है। इसके अलावा वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन जो है ये भी P1 और P2 दोनों में आता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जो जो क्यूब वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिकली वेरिएशन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसमें जो क्यूब वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्यूब रूट वगैरह लेना होता है तो वो पेपर 2 में आ जाते हैं। बाकी जो स्क्वायर रूट वाले हो जाते हैं और जो सिंपल होते हैं वो जो है वो P1 में भी आ जाते हैं। तो वेरिएशन आपको P1 P2 दोनों के हिसाब से जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। कॉन्ग्रेंट और सिमिलर ट्रायंगल्स इसके बाद का टॉपिक है। ये टॉपिक जो है ना वो P1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉन्ग्रेंट में जो टेस्ट हैं, कॉन्ग्रेंस के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो हट गए, लेकिन ये है कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स वो आपको देके जो है वो आपसे पूछ सकता है कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स जो है ना इसके टेस्ट वगैरह और इसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अननोन वेरिएबल की, तो ये सारी चीजें जो है ना तुम्हें अच्छी तरीके से करनी है। ये बेसिकली कॉन्ग्रेंट और जो सिमिलर ट्रायंगल्स है ना ये सर्कल प्रॉपर्टीज के साथ वो मिला के पूछ लेता है, तो ये इसको ना मिक्स कर देता है सर्कल प्रॉपर्टी के साथ। तो ये टॉपिक जो है ना P1 के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स है। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स जो है ना बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपको फॉर्मूलाज है बेसिकली ना, इसमें फॉर्मूलाज हैं जैसे a1/a2 इज इक्वल टू l1/l2 होल स्क्वायर, और v1/v2 इज इक्वल टू l1/l2 होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला बेस्ड जो है वो टॉपिक है। ये P1 में भी आता है और ये P2 में भी आता है। वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो P2 में आते हैं, और एरिया वाले जो क्वेश्चंस है ना वो P1 में आते हैं। इसको वो वेक्टर्स के साथ भी जो है ना वो ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी P1 P2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये जो है वो P1 और P2 दोनों के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, और आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और आपके पास एलिवेशन डिप्रेशन है। ट्रिग्नोमेट्री ये वो वाली है, तो ये P1 में भी आ जाती है, P2 में भी आ जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आप विदाउट कैलकुलेटर नहीं सॉल्व करते। इसके बाद आपके पास मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन का टॉपिक एरिया वॉल्यूम वाला जो है 2D और 3D, इसमें सेक्टर्स और जो है वो आर्क लेंथ वगैरह भी आ जाती है। तो ये टॉपिक जो है ना भाई ये P1 और P2 दोनों के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी तगड़ा टॉपिक है ये। तो ये P1 में भी पूछा आता है, P2 में भी पूछा आता है। ट्रिग्नोमेट्री को वो जो ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन को कभी कभार वो ना मिला देता है, तो मेंसुरेशन जो है काफी पूछता है वो। तो मेंसुरेशन का जो सवाल है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, P1 भी है P2 भी है। इसके बाद फर्दर ट्रिग्नोमेट्री है। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में नॉन राइट एंगल ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें सारे, ठीक है। तो इसमें जो है वो साइन रूल, कोसाइन रूल, तो ये बेसिकली P2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। P1 में बहुत कम पूछा जाता है। वो जो हमने एक्सरसाइज 8A की थी ना जिसमें ऑब्ट्यूस और अक्यूट एंगल का रिलेशन था, बस वो P1 में आता है। इसके अलावा जितनी चीजें ना वो सारी P2 में आती हैं, ठीक है ना। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स और पॉलीगॉन्स हो गया, ये P1 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, P2 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में पूछा जाता है ये टॉपिक, ठीक है ना। इसमें आपके पास एंगल प्रॉपर्टीज हैं, पॉलीगॉन्स की भी हैं, सर्कल्स की भी हैं। सर्कल की एंगल प्रॉपर्टीज भी हैं, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये टॉपिक जो है इसकी वेटेज 8 to 10 मार्क्स है, अगर दोनों पेपर में पूछा जाए तो, मतलब दोनों पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये करना है तुम्हें। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो फंक्शंस है। फंक्शंस जो है वो P1 में पूछा जाता है। फंक्शंस में जो है वो हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है, इनपुट चेंज करना होता है फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन है, तो ये फंक्शंस हो गया। लेकिन ये जो ग्राफ ऑफ फंक्शंस है ये P1 में भी आता है और ये P2 में भी आता है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस है वो P1 में आते हैं, और जो प्लॉटिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वो P2 में चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स आपके पास P1 में भी आता है, ये फिजिक्स वाला काइनेमेटिक्स की तरह ही है, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स आता है।
स्टैटिस्टिक्स जो है वो ज्यादातर तो P1 में आता है, लेकिन P2 में भी इसके काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड आ गया, इसके बाद इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स आ गए। ठीक है, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह जिसमें निकालनी होती है, फिर वो प्लॉट्स वगैरह आ गए, हिस्टोग्राम्स आ गए। तो ये ज्यादातर जो है ना वो P1 में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि P2 में बिल्कुल नहीं आ सकता, P2 में भी ये है, इसके क्वेश्चन जो है ना कभी कभार मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिर एवरीडे मैथ्स हो गया। एवरीडे मैथ्स तो आपको पता है ये P2 के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें परसेंटेज है। ठीक है, इसमें जो है डिस्काउंट है, कमीशन है, टैक्स प्रॉब्लम्स है, टाइम प्रॉब्लम्स है, मनी प्रॉब्लम्स है। एवरीडे मैथ्स में ना एक टॉपिक इन्होंने इंक्लूड किया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके के नाम से, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले है ना, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वही जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके के जो क्वेश्चंस है ना उनका भी उसी तरह का फॉर्मूला होता है। तो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके भी जो है वो वही उस तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे इसी तरह के इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एवरीडे मैथ्स में जो है ना वो एक टॉपिक इंक्लूड हुआ है, सब टॉपिक इंक्लूड हुआ है, जिसको उसने बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके के नाम से। ठीक है, अच्छा इसी तरह फंक्शंस में जैसे मैंने कंपोजिट फंक्शन का नाम लिया ना, कंपोजिट फंक्शन ऐड हुआ है नया, ये पहले नहीं था। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन जो है ना वो ऐड हो गया है। तो ये जो है वो तुम्हें अब करना है। ग्राफ ऑफ फंक्शंस में कुछ ऐड नहीं हुआ, काइनेमेटिक्स ऐसे ही है, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल वैसे ही है। एवरीडे मैथ्स में मैंने बता दिया तुम लोगों को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके के नाम से एक टॉपिक छोटा सा ऐड हुआ है। सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और रोटेशनल सिमेट्री हो गई, और प्लेन सिमेट्री जो है ना एक चीज उसमें ऐड हुई है, प्लेन सिमेट्री। मतलब अब 3D शेप जो है ना उसमें भी तुम्हें जो है वो मतलब उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगी 3D में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो वो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री भी तुम्हें बताने, जैसे क्यूबॉइड है तो उसमें कितने जो है वो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे, तो ये सब चीजें भी हैं। उसके बाद सेट्स एंड वेन डायग्राम्स है, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा सिमेट्री जो है ना वो P1 का टॉपिक है। ठीक है, वो P2 में नहीं आता। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम्स जो है ये आपके P1 में भी आती हैं, ये आपके P2 में भी दिखती हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादातर वो आता P1 में है, लेकिन वो उसके अगर अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मगर वो उसमें डेसिमल्स वगैरह आ रहे हैं तो वो P2 में भी आ जाता है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो P1 में आता है। अच्छा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में जो है ना उसने लोसाई का जो टॉपिक था ना वो हटा दिया है। सिर्फ अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स को जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा स्केल ड्राइंग्स वगैरह जो मैप्स के क्वेश्चन है ना, जिसमें 1:n वाला रेशियो करना होता है, वो वाले क्वेश्चंस आपको करना है। लोसाई के जितने क्वेश्चन थे ना वो सारे हट गए हैं, लोसाई का टॉपिक हटा दिया उसने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और ये सारी चीजें जो है ना वो हट गई हैं, वो अब नहीं है। शेडिंग भी नहीं है। सिर्फ आपको जो है ना ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करना, और जो मैप के क्वेश्चंस नहीं थे, स्केल ड्राइंग्स वाले जो क्वेश्चन होते थे वो थोड़े से तुम्हें करने हैं। ठीक है, इसके अलावा उसने हटा दिया। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी भाई पुराना टॉपिक है, ये जो है वो P1 में ही आता है। ठीक है, वेक्टर्स जो है वो P1 में भी आएगा, और जो है वो P2 में भी आएगा। वेक्टर्स बिल्कुल जो है सेम है, उसमें कुछ भी नहीं है। नंबर सीक्वेंस इस तरह हो गया, नंबर सीक्वेंस जो है वो P1 में भी आता है, वो P2 में भी आता है। ज्यादातर जो है वो P1 में आता है नंबर सीक्वेंस। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी आपका P1 के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये P2 में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि P2 में ना आए। तो ये जो है ना सारे टॉपिक्स थे। एक बार जल्दी से जो है ना उसको वो कर लेते हैं कि चीजें जो ऐड हुई हैं वो देख लो। नंबर्स में कुछ उसने, हाँ नंबर्स में उसने एक चीज ऐड की है, रिकरिंग डेसिमल्स के नाम से। ठीक है ना, रिकरिंग डेसिमल और फ्रैक्शंस के नाम से उसने एक चीज ऐड की है नंबर्स में। अलजेब्रा में उसने कुछ ऐड नहीं किया। सॉल्यूशन टू इक्वेशंस वैसे ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे ही है, इनइक्वालिटीज वैसे ही है, इंडाइसिस वैसे ही है बिल्कुल। सर्ट्स उसने ऐड किया है। सर्ट्स में आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स है, और आपके पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है। स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल एज इट इज ही है, कुछ नहीं किया उसने, वेरिएशन कुछ नहीं किया, चेंज। कॉन्ग्रेंट और सिमिलर ट्रायंगल्स में से जो कॉन्ग्रेंट्स के टेस्ट होते थे ना वो उसने हटा दिए हैं। ठीक है, टेस्ट आपको मतलब ऐसा नहीं आएगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, प्रूव करो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, वो सब नहीं आएगा। लेकिन ये कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल्स बिल्कुल वैसे ही है, कुछ उसमें से नहीं हटाया उसने। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स बिल्कुल वैसे ही है। ट्रिग्नोमेट्री उसने उसने कुछ चेंज नहीं किया। मेंसुरेशन में भी उसने कुछ चेंज नहीं किया। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज है। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड पॉलीगॉन्स में भी कुछ चेंज नहीं किया। फंक्शंस में उसने एक चीज ऐड की है, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस पहले नहीं पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाया जाता है। कंपोजिट फंक्शंस आपको करना पड़ेगा। ग्राफ ऑफ फंक्शंस एज इट इज है, काइनेमेटिक्स एज इट इज है, स्टैटिस्टिक्स एज इट इज है। एवरीडे मैथमेटिक्स में एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके के नाम से, जो कि बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करता है। ठीक है, तो वो दोनों टॉपिक्स एक तरह से सिमिलर हो गए। सिमेट्री में उसने प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐड किया है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसने ऐड कर दिया है, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था।
प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली 3D शेप्स होता है ना, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो 3D शेप्स के भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको काटूंगा तो ये जो है वो कितने इसमें प्लेन्स बनेंगे। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम एज इट इज है, प्रोबेबिलिटी एज इट इज है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में लोसाई का टॉपिक हट गया है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन और क्वाड्रिलेटरल्स की कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा स्केल ड्राइंग्स वाले जो क्वेश्चन थे ना, जिसमें आपको स्केल को चेंज करना है, स्केल को यूज करना है, वो वाले क्वेश्चंस कर लेना। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी एज इट इज है, वेक्टर्स एज इट इज है, नंबर सीक्वेंस एज इट इज है, और ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास एज इट इज है। ये सारा का सारा जो है ना, ये मैथ्स 4024 का सिलेबस है। और इसमें मैंने तुम्हें ये भी थोड़ा सा बता दिया कि कौन सा टॉपिक P1 और P2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ग्रेड 11 की बात करूं तो ग्रेड 11 का जो वो आपका सिलेबस है वो वेक्टर्स पे खत्म हो जाता है। नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न और ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये दोनों टॉपिक्स उनके पास अभी मिड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पढ़े हुए। इसके अलावा सारे टॉपिक्स उनको जो है वो प्रिपेयर करने हैं अपने मिड ऑफ ईयर एग्जाम्स के लिए। तो काफी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आखिर के दो टॉपिक्स जो है वो 11 ग्रेड वाले हटा देंगे, उसकी तैयारी वो नहीं करेंगे, बाकी सारे टॉपिक्स उनको करने हैं। ग्रेड 10 के टॉपिक्स जो है वो सिलेबस में मेंशन है, वही टॉपिक्स उनको करने हैं। और ग्रेड 9 वालों के भी जो है वो सिलेबस में मेंशन है। तो ये थोड़ा-सा था सिलेबस के हिसाब से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर कर दी। अब तुम लोग के पास जो क्वेश्चंस हो तो डेफिनिटली मुझसे पूछना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को बहुत जल्द अपलोड कर दूँ। थोड़ा-सा इंटरनेट के इश्यूज़ आ रहे हैं, बस उस वजह से थोड़ा-सा पीछे हो गया मैं, वरना ये वीडियो बहुत पहले तुम लोग के साथ शेयर कर देता। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। क्वेरीज होंगी डेफिनेटली, तो कमेंट बॉक्स यूज करना। और जो है वो वहाँ डेफिनेटली एक एक चीज पूछो भाई, पूछना आपका हक है। और इंशाल्लाह मैं यहाँ जवाब देने के लिए। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। फिर मैं कोशिश करता हूँ और थोड़ी वीडियोस बना के तुम लोग की हेल्प करूँ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।